Good morning, everyone. Welcome to SM Education, the educational channel. मैं सुलता महाराणा। आज मैं MST 1 साहित्य सिद्धांत और समालोचना, साहित्य की अवधारणा के विषय में विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। इग्नू में जब हम परीक्षाएं देते हैं तब हमें जो बुक्स मिलते हैं उसे पढ़ना और फिर से समझना या फिर किसी हेल्प बुक से पढ़ना ये संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी समय भी नहीं रहता कि हम कैसे समझें, कैसे लिखें और समय कैसे दें ये परीक्षा होगी, क्योंकि हम इग्नू में अगर परीक्षाएं देते हैं तो समय को बचाते हुए ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता है। कभी हम जॉब होल्डर रहता है या कोई हाउस वाइफ रहता है तो कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को आपके पास पहुंचाओ, जिससे आप प्रश्न के उत्तर को समझोगे और उससे बेहतर ढंग से सुन के समझकर अपने आप लिख पाओगे। जिससे बस आप दिन में एक दो वीडियो अगर मेरे देखते हैं या एक वीडियो को आप एक दिन में देखते हैं, एक क्वेश्चन के आंसर को आप एक दिन समझते हो, तो शायद आपके 2-3 महीने में आपके बहुत सारे जो सब्जेक्ट है हो जाएंगे और जिससे आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाओगे। तो दोस्तों, ये मैंने अपने लिए और आपके लिए, दोनों के लिए सोचकर बना रही हूँ। तो हम MST 5 साहित्य सिद्धांत और समालोचना का पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके उत्तर को भी विस्तार से समझेंगे। तो प्रश्न ये है कि संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण पर विचार कीजिए। यानी संस्कृत के जो आचार्य थे उनके द्वारा जो काव्य लक्षण प्रतिपादित हुए हैं उनके ऊपर हम विचार करेंगे। तो प्रश्न तो मैंने पढ़ दिया, आपको बता दिया और इसके उत्तर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो उत्तर सुनिए। संस्कृत साहित्य में कवि को मनीषी, परिभो, स्वयंभू, दृष्टा और ऋषि तथा कवि कर्म को काव्य कहा गया है। यानी जो कवि है, कवि को मनीषी कहा गया है, परिभू कहा गया है, स्वयंभू कहा गया है, दृष्टा कहा गया है और ऋषि कहा गया तथा कवि कर्म को काव्य कहा। जो कवि के कर्म होते हैं, उन्होंने जो कर्म किए हैं, कविताएं जो लिखी है, जो काव्य लिखे हैं, उसे काव्य कहा गया है। काव्य उस विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की रचना है जो रमणीय शैली में अपने भावों को प्रकट करता है और अपनी रचनाओं में सहृदय पाठकों को लोकोत्तर आनंद प्रदान करता है। जो काव्य उस विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की रचना है। जो काव्य रचते हैं, जो कवि है, वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं, उनके पास हर एक गुण होते हैं। वो बड़ी ही सुंदर शैली से, रमणीय शैली से अपने भाव को प्रकट करते हैं और सहृदय से पाठकों के आनंद के लिए प्रस्तुत करते हैं। काव्य भारतीय वाङ्मय का एक व्यापक शब्द है। काव्य भारतीय वाङ्मय का एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत समस्त सृजनात्मक साहित्य, नाटक, गद्य साहित्य, पद्य, काव्य, चंपू आदि अंतर्भूत है। यानी काव्य भारतीय वाङ्मय का एक व्यापक शब्द है जिसमें क्या क्या अंतर्गत है? साहित्य, नाटक है, गद्य साहित्य है, पद्य है, काव्य है, चंपू आदि अंतर्भुक्त है। परंतु विश्व में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का आरंभ काव्य के रूप में हुआ। आदि कवि वाल्मीकि, होमर आदि की वाणी कविता के रूप में प्रस्फुटित हुई। अतः काव्य लक्षण से तात्पर्य है कविता को विशिष्टताएं, उनका स्वरूप, विवेचन, उसकी परिभाषा। काव्य लक्षण में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या विशेषताएं? उसमें प्रथम विशेषता पढ़ेंगे, उसमें अति व्यापक दोष नहीं होना चाहिए, अर्थात विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। यानी उससे बढ़ा चढ़ाकर अननेसेसरी थिंग उसमें नहीं होना चाहिए। जो चाहिए उसी में ही उसे पूर्ण करना है। उसमें अव्यापित दोष भी नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें काव्य की सभी विशेषताएं बतानी चाहिए, कोई विशेषता छूटनी नहीं चाहिए।
तीसरा, वो सागरविद, संक्षिप्त, सूत्रबद्ध तथा अर्थवान होना चाहिए। सागरविद यानी बहुत गंभीरता होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, उसमें मूल रूप में सब चीज़ें हो, अर्थ उसका हो, ऐसे चाहिए। उसमें कोई परिभाषिक शब्द नहीं होना चाहिए, जैसे समझने में कठिनाई हो, तो उसे सरल रूप से आपको प्रस्तुत करना है। पांचवा लक्षण, लक्षण तार्किक, स्पष्ट और सहज बोधगम्य होना चाहिए, यानी समझ में आना चाहिए। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण प्रस्तुत करने की परंपरा प्रारंभ से ही मिलती है। तो हमने 5 विशेषताएं जानी। पहला विशेषता ये है कि उसमें अनावश्यक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक चीज़ें को लेकर उसे विस्तार नहीं करना चाहिए, जो चाहिए उसी में ही उसे रखना है। दूसरा ये है कि उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, कोई विशेषता छूटनी नहीं चाहिए, काव्य में विशेषता होनी चाहिए। और तीसरा है कि सागर भी संक्षिप्त और सूत्रबद्ध तथा अर्थवान होना चाहिए। चौथा है कि उसमें कोई कठिनाई हो, परिभाषिक कठिनाई हो, ऐसे कोई शब्द ना हो जिसे समझ में ना आए। और पांचवा ये है कि वो बोधगम्य हो, यानी समझ में आने वाली चीज़ होनी चाहिए। तो ये सब 5 उसकी विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम भारत के आदि आचार्य भरत मुनि ने नाटक पर आधारित काव्य लक्षण प्रस्तुत किए। मृदु ललित पदावली, गुण शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमता, रस प्रभावित करने की क्षमता। भामह, इनके अनुसार शब्द और अर्थ का साहित्य भाव काव्य कहलाता है। शब्दार्थ सहित काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्दार्थ के साथ काव्य होना चाहिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसका यह लक्षण केवल काव्य पर घटित नहीं होता, प्रत्येक काव्य के सार्थक कथन पर, लोक वार्ता और शास्त्र कथन पर भी घटित होता है। दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ से परिपूर्ण पदावली काव्य का शरीर है। शरीर साबद्ध इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इष्ट अर्थ से उनका तात्पर्य अलंकारजन्य आह्लाद माना जा सकता है। दंडी का उक्त कथन काव्य शरीर का स्वरूप प्रस्तुत करता है, न कि काव्य का। इसमें एक दोष तो यह है कि काव्य का शरीर पदावली नहीं है, अपितु शब्द और अर्थ दोनों का समन्वित रूप है। उसके बाद बामन के अनुसार काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो, और इसके आत्मा है रीति। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य उस शब्दार्थ रूप शरीर को कहते हैं जिसकी आत्मा ध्वनि है। यद्यपि यह लक्षण काव्य के अंतरिक्त तत्व ध्वनि की ओर सर्वप्रथम संकेत करता है, किंतु स्वयं ध्वनि शब्द अत्यंत व्याख्यापेक्ष है। कुंतक के अनुसार परस्पर संबंध शब्द और अर्थ काव्य कहलाता है, जो कवि के वक्र व्यापार यानी वक्रोक्तिक युक्त कथन विशेष से युक्त तथा सहृदयजनों के आह्लादक बंधन में रचे गए हैं। इस काव्य लक्षण में वक्रोक्ति पर बल दिया गया है, जो कि एक परिभाषिक शब्द होने के कारण सुगम नहीं है। उसके बाद मम्मट प्रस्तुत काव्य लक्षण है। तद दोषो शब्दार्थम सगुणा वनल कृति पुनः क्या क्वापी अर्थात दोष रहित और गुण तथा अलंकार सहित शब्द का नाम काव्य है। दोष रहित यानी बिना दोष के, गुण तथा अलंकार सहित जो शब्दार्थ है का नाम ही काव्य है। कहीं कहीं अलंकार के स्फुट न होने पर भी दोष रहित और गुण सहित
शब्दों को काव्य कहा जाता है। निष्कर्षता उनके अनुसार काव्य में निर्दोषता और सगुणता अनिवार्य तत्व है और स्फुट सालंकरता वैकल्पिक तत्व है। अदोषो विशेषण के संबंध में प्रमुख आपत्ति यह है कि सर्वत्र नितांत निर्दोष काव्य की परिकल्पना असंभव है। सगुणों विशेष के संबंध में विश्वनाथ को दो आपत्तियां हैं। एक है, यदि सगुणों शब्दार्थ से सम्मत का तात्पर्य है कि शब्द और अर्थ रस के व्यंजक हो तो उन्हें स्पष्टतः सरसों कहना चाहिए। द्वितीय है, यदि सगुण शब्दार्थ से उनका तात्पर्य है कि शब्द और अर्थ ऐसे हो जो रसानुकूल गुणों के कोमल अथवा कठोर वर्णों के व्यंजक हो तो यह स्थिति काव्य के स्वरूप का निर्धारण नहीं करते, अपितु उसको उत्कृष्टता द्योतित करती है। अनलंकृत पुनः काव्यापि क्वापि विशेषण के संबंध में भी विश्वनाथ का कहना है कि अलंकार भी काव्य के स्वरूप का निर्धारक नहीं है, अपितु उसका उत्सर्ग है। इस परिभाषा में न रस का संकेत है, न ध्वनि का, न वक्रोक्ति का, केवल गुण का संकेत है। विश्वनाथ प्रस्तुत काव्य लक्षण है वाक्य रसात्मक काव्यम, अतः ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है काव्य कहलाता है। यह रस से आशय है रस भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति। यह सत्य है कि काव्य का बहुभाग इन 8 तत्वों में समाविष्ट हो सकता है, फिर भी काव्य का पर्याप्त भाग ऐसा बचा रहता है जो रस की शास्त्रीय परिधि में समाविष्ट नहीं हो पाता। अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है। इसमें दूसरा दोष यह है कि रस शब्द भी रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि के समान व्याख्या की अपेक्षा रखता है। तीसरा दोष यह है कि रसात्मक वाक्य अर्थात पद समूहों को काव्य कहना उचित नहीं है, क्योंकि रसात्मक की स्थिति पद समूह में नहीं हो सकती। शब्दार्थ में अर्थात वाचक और वाच्य के समन्वित रूप में ही हो सकती है। उसके बाद जगन्नाथ इनके द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अतः वह शब्द जो रमणीयता का प्रतिपादक है काव्य कहलाता है। रमणीयता शब्द न केवल रस का वाचक है, अपितु काव्य के किसी भी तत्व, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति से प्राप्त आनंद, लोकोत्तर आह्लाद, चमत्कार आदि सबका वाचक है। इस प्रकार रमणीयता शब्द रस की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। इसके अतिरिक्त यह रस के सामने परिभाषिक भी नहीं है, अतः वाक्यापेक्षा भी नहीं है। फिर भी इस लक्षण में एक दोष है। काव्य में रमणीयता का प्रतिपादक केवल शब्द नहीं हो सकता, अपितु शब्द और अर्थ का समन्वित रूप ही हो सकता है। अतः यदि उक्त लक्षण को निम्न संशोधित रूप में प्रस्तुत करें तो यह कहीं अधिक ग्राह्य और आदर्श बन सकता है। रमणीयता प्रतिपादको शब्दार्थो काव्यम, अतः रमणीयता का प्रतिपादक शब्द और अर्थ का समन्वित रूप काव्य कहलाता है। चमत्कारी आह्लाद से पूर्ण रमणीय अर्थों के प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। इसमें एक दोष यह भी है कि काव्य में सर्वत्र रसानुभूति ही नहीं होता, अन्य अनुभूतियां भी आह्लाद प्रदान करती है, जिसमें कभी बौद्धिक आनंद तो कभी कल्पनात्मक आनंद प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने संस्कृत आचार्य द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण पर विचार किया, यानी काव्य किसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है, फिर उसके बाद विभिन्न आचार्य द्वारा जो उन्होंने काव्य को किस तरह से व्याख्या किया उनके बारे में जाने,
और काव्य में क्या क्या गुण होना चाहिए, उनमें क्या विशेषता होना चाहिए। कवि रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, और रस के साथ भी अर्थ के साथ शब्द उसे भी कहा गया है। तो यहाँ पर मिला जुला है कि जो काव्य है उसमें रस भी है, उसमें भाव भी है, उसमें शब्दों के सही अर्थ भी है, और विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न मत दिया है। तो मुझे आशा है कि आप इसे बार बार सुनिए और पढ़िए, तब जाके ये आपको याद रहेगा और परीक्षा में आप इसे लिख पाएंगे। तो आप ये पहले प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से पढ़िए, और फिर से मैं कभी दूसरा प्रश्न व्याख्या करूँगी। तो धन्यवाद। आप मेरे चैनल SM एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ज़रूर ये देखिए, मैं MA के जो स्टूडेंट है, छात्र, उनके लिए ये विशेष बनाई हूँ, उनको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद।